हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। कोशिका दोस्तों, सेल कोशिका विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों मैं आपको इसमें ऑप्शनल डिटेल तो नहीं दूंगा, पर आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और पॉइंट बाय पॉइंट लेकर के आया हूँ। दोस्तों हर एक पॉइंट पे मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ कोशिका से दोस्तों। और ये आपका पार्ट 1 है दोस्तों। इसके बाद पार्ट 2 आएगा और अगर ज्यादा और क्वेश्चन मिलेगा तो पार्ट 3 भी आएगा दोस्तों। तो वीडियो को आराम से देखते रहिए, मजा लेते रहिए दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन का पार्ट 1 है दोस्तों। और अगर आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी दिया होगा, वहां से आकर के पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही और भी वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लें ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कोशिका के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोलॉजी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। यानी कोशिका की खोज किसने किया था? 1665 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। याद है आप लोग को? ये सब बेसिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले यह वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, एम.जे. शिल्ड और थियोडर स्वान। शिल्ड एवं स्वान शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों, जो कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिक या केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? देखिए एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉस्फोलिपिड। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, सूत्र कनिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, जिसे पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, सेल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। कैसे भिन्न है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। 9वां नंबर है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म जो है ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्ध पारगम्य। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती है? अर्ध पारगम्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों एक ही को कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली कहिए, कोशिका झिल्ली कहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, लिपिड और प्रोटीन। ए और बी यानी प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी पूछे तो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को डैश कहते हैं।
क्या कहते हैं? चलिए आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी दोस्तों, सक्रिय आवागमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्रिय आवागमन। ये मैं वादा करता हूं आपसे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लोग सेल का पूरा वीडियो देख लेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिपिड क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है लिपिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका दोनों एक ही है, भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? यानी पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग जानते होंगे सेलुलोज से बनी होती है पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधों में पाया जाता है सेलुलोज भित्ति दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, पारगम्य। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? पारगम्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है किसकी उपस्थिति के कारण? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों इसका आंसर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका या पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? देखिए यहाँ भी वही सवाल है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ये तो आसान है, इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, अंतःद्रव्य जलिका और कोशिका कला। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, जो कि वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। केंद्रक तो दोस्तों पाया ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु यानी जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो रहेगा ही, क्योंकि वो किसी में भी हो वो पावर हाउस का काम करेगा। तो कोशिका वो जंतु हो या वनस्पति हो या पशु कोशिका हो, सभी में माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका पाया ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, क्योंकि इसमें वर्णक होता है, हरित लवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में स्थित होता है? पादप कोशिका कहिए या वनस्पति कोशिका कहिए, बात एक ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, कोशिका भित्ति। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? बाप रे, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। भौतिक आधार माना जाता है जीवन का, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। जीव द्रव्य, देखिए दोस्तों जीव द्रव्य का बात आया, अब जीव द्रव्य का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। उधर कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका का बात हो रहा था, पादप कोशिका, जंतु कोशिका का क्वेश्चन चल रहा था। अब जीव द्रव्य का बात आया तो जीव द्रव्य का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। चलिए, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल। सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है जीव द्रव्य में, कितना? 80%। चलिए आगे इसके भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। 80% से अधिक सेल में यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया, ऑप्शन डी, जल। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर के बना होता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म जिसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अंतःप्रद्रव्य, इंडोप्लाज्म जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदुरी होती है। किसके उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, राइबोसोम। राइबोसोम का ऊपर में थोड़ा खुरदुरा टाइप का होता है, वो राइबोसोम होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि एक खुरदुरी होती है, एक चिकनी होती है। खुरदुरी जो होती है उसके ऊपर में राइबोसोम होता है उपस्थित, इसलिए वो खुरदुरी होती है। क्वेश्चन नंबर 30वां है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर डैश की अनुपस्थिति, यहाँ क्या है? अनुपस्थिति, और यहाँ क्या था? उपस्थिति था। देखिए उपस्थिति था, यहाँ क्या है? अनुपस्थिति के कारण चिकनी होती है। तो दोस्तों देखिए, राइबोसोम अगर रहेगा तो खुरदुरा होगा, राइबोसोम अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? चिकना होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण वो चिकना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम, दोनों का भूमिका जो होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन संश्लेषण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। लिपिड स्त्राव के लिए निम्न में से कौन सी उत्तरदायी होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लिपिड स्त्राव के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? बहुत ही वीवीआई है। देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला होगा। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, राइबोसोम। देखिए यहाँ पास क्वेश्चन था प्रोटीन निर्माण राइबोसोम में होता है, और यहाँ क्या है? कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, वही प्रकार है, वही क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, राइबोसोम। राइबोसोम में कोशिकांग में झिल्ली नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय में बनता है लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और हाँ दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था और नामकरण किसने किया था, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे अल्टमैन ने और नामकरण किए थे बेंडा ने। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आगे आने वाला है, हड़बड़ाइए मत, पार्ट 2 में हो सकता है आएगा या तो इसी पार्ट में आ जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 है।
जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। मैंने अभी अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका नहीं पाया जाता है, 0 होता है संख्या उसका जीवाणुविक कोशिका में। तो कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है? चयापचय की क्रिया कहाँ होती है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चयापचय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। चयापचय की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस में होता है। और कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। डैश वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का बात आए तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, तभी ना दोस्तों इसको कहते हैं पावर हाउस। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? देखिए वो वही क्वेश्चन को यहाँ पास रिपीट कर दिया थोड़ा दूसरा तरह से। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ऑप्शन भी चेंज कर दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से आपका नाम कर दिया है सूत्रकणिका। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर प्लांट यानी पावर हाउस भी कहा जाता है? तो आपका आंसर वही होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सूत्रकणिका, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पाडरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ भी किसका बात आ रहा? ऊर्जा का बात आ रहा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, जहां कोशिका पाडरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये पावर हाउस है इसलिए इसमें डीएनए तो होगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ससीम केंद्रीय कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्वबंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली यानी डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्टिव थैली यानी पाचन थैली कहलाता है कोशिका का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो किसको कहते हैं? किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो मैंने आपको अभी हिंट दे दिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। इसमें 24 प्रकार की एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें पाचन एंजाइम भी पाया जाता है, इसलिए इसको पाचन थैली भी कहते हैं और एटम बम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? देखिए दोस्तों कितना घुमा के क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, जहां से पूछ दे आंसर दे देंगे हम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लयन काय। अभी आपको ऑप्शन ही बदल दिया दोस्तों, नाम चेंज कर दिया, लाइसोसोम से लयन काय कर दिया, तब आप क्या कीजिएगा? तो ये देखिए दोस्तों मैंने आपको लयन काय करके ला दिया है, और इंग्लिश में लाइसोसोम है दोस्तों और हिंदी में लयन काय है। तो आपका आंसर वही होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है इस
पार्ट का। दोस्तों मजा तो आया होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण लाइसोसोम का लक्षण दिखाई पड़ता है। ऐसे ही और भी वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिले, सारा वीडियो आप देख पाएं, सारा नॉलेज ले पाएं आप। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा, स्टे होम स्टे सेफ।